कल्पना कीजिए जिंदगी भर एक ऐसी दौड़ दौड़ना जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। जिस दिन दौड़ना बंद हो गया उस दिन मिलने वाला जो इनाम है वो भी बंद। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग इस अंतहीन दौड़ को एक बहुत ही भारी भरकम और सम्मानजनक नाम देते हैं, करियर या नौकरी। बिल्कुल। कागज पर देखा जाए तो ये काम के बदले पैसे का जो गणित है ना, ये बहुत सीधा और सुरक्षित लगता है। लेकिन जब हम इसे एक पूरे जीवनकाल के पैमाने पर रखकर देखते हैं तो इसकी सबसे क्रूर सच्चाई सामने आती है। सही कहा आपने। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज हमारी इस खास चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है आई लव बुक चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई बर्ग हेजेस की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की एक गहन समीक्षा। और ये कोई साधारण किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मिशन ही ये समझना है कि कैसे कोई भी इंसान जीवन भर बाल्टी ढोने वाली जो एक्टिव इनकम की मानसिकता है उससे बाहर निकलकर अपने लिए एक पाइपलाइन यानी पैसिव इनकम का एक ठोस सिस्टम तैयार कर सकता है। देखिए, इस पूरी अवधारणा को ना सिर्फ एक निवेश या पैसे कमाने की कोई तरकीब समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब ये मूल रूप से अर्थशास्त्र और मानव मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा अध्ययन है। हाँ, क्योंकि ये समय और स्वतंत्रता को देखने का नजरिया बदल देता है। बिल्कुल। ये समय, ऊर्जा और स्वतंत्रता जैसी जो असली संपत्तियां हैं उन्हें देखने का एक पूरा नया नजरिया है जो काम करने के हमारे पारंपरिक और सदियों पुराने तरीकों को सीधे तौर पर चुनौती देता है। तो फिर मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी। मेरा सबसे पहला सवाल ही ये है कि क्या जीवन भर सिर्फ शारीरिक या मानसिक मेहनत करके पैसा कमाना बेहतर है या फिर एक ऐसा सिस्टम बना देना जो खुद आपके लिए पैसा कमाए? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब उस कहानी में छिपा है जो इस पूरी विचारधारा की नींव है। मतलब स्रोत के अनुसार पैब्लो और ब्रूनो नाम के दो दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। हाँ, वो नदी से पानी लाने वाली कहानी है ना? बिल्कुल। गांव के मुखिया ने उन्हें एक अहम काम सौंपा था। काम यह था कि पास की नदी से पानी लाना है और गांव के टैंक को भरना है। काम बहुत ही सरल था और नियम एकदम स्पष्ट थे। मतलब जितनी बाल्टियां पानी आएगा उतने ही पैसे मिलेंगे, सीधा हिसाब। एकदम सीधा हिसाब। अब यहां ब्रूनो का नजरिया देखिए। उसका नजरिया बिल्कुल स्पष्ट था, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा। जो कि बहुत लॉजिकल भी लगता है शुरुआत में। हाँ, लॉजिकल लगता है। तो उसने क्या किया? उसने तुरंत एक बड़ी बाल्टी का इंतजाम किया और नदी से गांव तक अपनी दौड़ने की जो गति थी उसे बढ़ा दिया। वो ज्यादा पानी ला रहा था और ज्यादा पैसे कमा रहा था। लेकिन अगर हम आज की दुनिया से इसकी तुलना करें तो ब्रूनो की यह सोच कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है। ये तो पूरी मानव सभ्यता के काम करने का डिफॉल्ट सिस्टम है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आज की दुनिया में बड़ी बाल्टी का सीधा सा अर्थ है एक बहुत महंगी डिग्री हासिल कर लेना या कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़कर कोई ऊंचा पद पा लेना। और तेजी से दौड़ने का मतलब क्या हुआ? तेजी से दौड़ने का मतलब है रोजाना ओवरटाइम करना, छुट्टियों के दिन भी दफ्तर का काम करना या अपनी नींद और सेहत में कटौती करके अतिरिक्त शिफ्ट लगाना। मतलब ब्रूनो अपनी सबसे कीमती और सीमित संपत्ति यानी अपना समय और अपनी ऊर्जा का सीधा सौदा पैसों के साथ कर रहा था। एकदम सही। वो अपना समय बेचकर पैसा खरीद रहा था। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। अगर हम इसे समाज के नजरिए से देखें तो क्या ब्रूनो की सोच सच में गलत थी? मतलब देखा जाए तो हमारे स्कूल, कॉलेज, हमारे परिवार और ये पूरा का पूरा जो कॉर्पोरेट ढांचा है वो हमें यही तो सिखाता है। हाँ, समाज तो यही कहता है कि खूब मेहनत करो। बिल्कुल। सफलता की परिभाषा ही ये बना दी गई है कि भाई और बड़ी बाल्टी लाओ और ज्यादा मेहनत से दौड़ो। ब्रूनो तो बस वही कर रहा था जिसे एक आदर्श और जिम्मेदार इंसान की निशानी माना जाता है। तो फिर इस व्यवस्था में समस्या क्या है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रूनो की सोच पूरी तरह से गलत थी। समस्या उसकी सोच में नहीं थी, बल्कि उसकी जो समय सीमा थी ना, जिसे हम वित्तीय भाषा में टाइम होराइजन कहते हैं, वो बहुत छोटी थी। मतलब वो सिर्फ आज के बारे में सोच रहा था। बिल्कुल। समस्या उसकी लगन या मेहनत में नहीं थी, बल्कि उस आर्थिक मॉडल के डिजाइन में थी जिस पर वो काम कर रहा था। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के कुछ सख्त नियम होते हैं। हाँ, जैसे एक दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। सही कहा।
एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक इंसान के शरीर की ऊर्जा असीमित नहीं होती है। अब जरा सोचिए, अगर ब्रूनो किसी दिन बीमार पड़ जाए या भगवान ना करे उसे कोई चोट लग जाए या केवल बढ़ती उम्र के कारण उसके शरीर की ताकत कम हो जाए तो क्या होगा? पैसे से है तो उसकी आय भी तुरंत शून्य हो जाएगी। और यही सक्रिय आय यानी एक्टिव इनकम की सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ा जोखिम है। इसमें किसी भी इंसान का पैसा सीधे तौर पर उसकी शारीरिक या मानसिक उपस्थिति से बंधा होता है। मतलब जब तक आप मौजूद हैं तभी तक पैसा है। बिल्कुल, आय का स्रोत कोई बाहरी सिस्टम नहीं है यहाँ पर, बल्कि व्यक्ति का अपना शरीर और उसका अपना समय है। ब्रूनो एक ऐसे ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था जहां वो रुकने का जोखिम उठा ही नहीं सकता था। रुका और गिरा। ये बहुत डरावना है अगर गहराई से सोचा जाए तो। और यहीं से कहानी में पैब्लो की एंट्री होती है ना? एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। हाँ, पैब्लो का जो पैराडाइम शिफ्ट है वो कमाल का है। स्रोत के अनुसार पैब्लो ने रोजाना काम करते हुए खुद से एक बुनियादी सवाल पूछा। उसने सोचा कि क्या जीवन के अंत तक इसी तरह बाल्टियां ढोनी पड़ेंगी? और फिर उसने एक ऐसा विचार रखा जो उस समय के हिसाब से बहुत ही अजीब और पागलपन वाला लगा होगा। उसने पाइपलाइन का विचार रखा। बिल्कुल। उसने कहा कि क्यों ना हम एक पाइपलाइन का निर्माण करें जिससे नदी का पानी बिना किसी इंसान की दखलंदाजी के अपने आप गांव तक पहुंच सके। लेकिन ब्रूनो और बाकी गांव वालों का जो रिएक्शन था वो बहुत दिलचस्प था। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे बेवकूफ समझा। हाँ, उन्होंने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि पाइपलाइन का विचार तो तार्किक और गणितीय रूप से कहीं ज्यादा बेहतर था, फिर भी उसका इतना उपहास क्यों हुआ? ये जो मजाक उड़ाए जाने की घटना है ना, ये मानव मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो विकासात्मक रूप से हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल में रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मतलब हम समूह से अलग नहीं होना चाहते। बिल्कुल नहीं। जब भी कोई व्यक्ति स्थापित मान्यताओं और सिस्टम से अलग हटकर कुछ नया करने की कोशिश करता है तो समाज उसे एक खतरे या बेवकूफ़ी के रूप में देखता है। लोग हमेशा उसी चीज पर विश्वास करते हैं जो उन्हें तुरंत अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है, जो तुरंत परिणाम देती है। जी, जैसे बाल्टी से तुरंत पानी और पैसा आता दिख रहा था। एकदम सही। लेकिन पैब्लो ने हार नहीं मानी। हाँ? स्रोत बताता है कि उसने एक बहुत ही मुश्किल रणनीति अपनाई। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन के समय बाल्टी ढोने का वही पारंपरिक काम करता रहा ताकि उसका आज का गुजारा चलता रहे। हाँ, लेकिन दिन ढलने के बाद और सप्ताहांत पर यानी वीकेंड्स पर उसने अपनी पूरी ऊर्जा उस पाइपलाइन को खोदने में लगा दी। और अगर हम इसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो पैब्लो यहाँ भारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चुका रहा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जब आप कोई एक चीज चुनते हैं तो उसके बदले में आप जो दूसरी चीज छोड़ देते हैं वो उसकी कीमत होती है। पैब्लो ने अपने आराम के समय, अपनी छुट्टियों और अपनी अतिरिक्त कमाई का पूरी तरह से बलिदान दे दिया था। तो इसका नतीजा ये हुआ होगा कि शुरुआत में उसकी आय भ्रूणों से बहुत कम हो गई होगी। बिल्कुल, आय भी कम हो गई और उसके पास कोई खाली समय भी नहीं बचा। वो बुरी तरह थक जाता था और इसी वजह से ब्रूनो और गांव वाले उस पर और ज्यादा हंसते थे। वो लोग कहते होंगे कि ये पागल है, भविष्य के किसी काल्पनिक विचार के पीछे अपना आज बर्बाद कर रहा है। हाँ, और ये जो अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दौर है ना, यही वो फिल्टर है जो ज्यादातर लोगों को पाइपलाइन बनाने से हमेशा के लिए रोक देता है। मतलब यहीं पे लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल, ये किसी भी सिस्टम को बनाने का सबसे चुनौतीपूर्ण संघर्ष का दौर होता है। इस समय सिर्फ एक ही सिद्धांत काम कर रहा होता है, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन, यानी आज का दर्द और भविष्य का आराम। लेकिन हमारा दिमाग तो शायद इस तरह से काम ही नहीं करता। एकदम सही कह रही हैं आप। मानव मस्तिष्क डिलेड ग्रेटिफिकेशन या विलंबित संतुष्टि के लिए आसानी से राजी नहीं होता है। उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। जब कोई व्यक्ति दोगुनी मेहनत करता है और उसे दूसरों के मुकाबले कम पैसा या परिणाम मिलता है तो उसका अपना दिमाग ही विद्रोह करने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और मुझे लगता है यहीं पर कंफर्ट जोन या सुविधा क्षेत्र का जो भ्रम है वो इंसान को वापस बाल्टी ढोने पर मजबूर कर देता है। हाँ, क्योंकि बाल्टी ढोने में दर्द कम है और इनाम तुरंत है। बिल्कुल। जब ब्रूनो अपना काम खत्म करके शाम को आराम कर रहा होता था, शराब पी रहा होता था, तब पैब्लो पत्थरों और कठोर मिट्टी से जूझ रहा था
और सामाजिक मान्यता ना मिलना तो बहुत पीड़ादायक होता ही है। समाज किसी भी नए विचार को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वो पूरी तरह से सफल होकर एक स्थापित तथ्य न बन जाए। पैब्लो को एक ऐसे अदृश्य भविष्य पर दृढ़ विश्वास करना था जो उस समय वहां मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति के दिमाग में था ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है और इस पूरी मानसिक प्रक्रिया को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो जगह है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। कंफर्ट जोन केवल शरीर के आराम का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानसिक सुरक्षा का एक जाल है। इंसान के दिमाग को अनिश्चितता से नफरत है। बाल्टी ढोने में थकान जरूर है, मेहनत जरूर है, लेकिन उसमें एक पक्की निश्चितता है कि शाम को पैसा मिलेगा। जबकि पाइपलाइन बनाने में कोई गारंटी नहीं है कि वो कब पूरी होगी या काम करेगी भी या नहीं। बिल्कुल। पैब्लो उसी मानसिक अनिश्चितता के खिलाफ रोज लड़ रहा था। लेकिन फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। वो शानदार पल आता है जब कई महीनों और शायद सालों के उस मौन संघर्ष के बाद पाइपलाइन का काम पूरा हो जाता है। और वो दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्रोत उस दृश्य का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन करता है। नदी का पानी अब अपने आप गांव तक बह रहा है। पैब्लो सो रहा है तो भी पानी आ रहा है, वो यात्रा कर रहा है तो भी पानी आ रहा है। उसे किसी भारी बाल्टी को उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ ब्रूनो का क्या हाल है? ब्रूनो इतने सालों तक भारी बाल्टियां उठाकर शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। उसकी काम करने की जो क्षमता है वो जवाब दे चुकी है। यही दृश्य आधुनिक दुनिया में कठोर परिश्रम यानी हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के बीच के अंतर की सबसे सटीक परिभाषा है। ब्रूनो सिर्फ कठोर परिश्रम का प्रतीक था, जबकि पैब्लो की वो पाइपलाइन स्मार्ट वर्क का। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति को दूर करना बहुत आवश्यक है। आम बातचीत में ना स्मार्ट वर्क का अर्थ अक्सर काम से बचने, कम मेहनत करने या कोई आसान शॉर्टकट खोजने से लगा लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि अगर हम कहानी को ध्यान से देखें तो पैब्लो ने शुरुआत में ब्रूनो से कहीं अधिक मेहनत की थी। उसने अपने शरीर को आराम नहीं दिया। उसने दिन में बाल्टी भी उठाई और रात में पत्थरों के बीच पाइपलाइन की खुदाई भी की। इसमें शॉर्टकट कहाँ है? कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट वर्क का अर्थ मेहनत से बचना किसी भी हालत में नहीं है। स्मार्ट वर्क का असली अर्थ है अपने प्रयासों को डीकपल करना। डीकपल करना मतलब अलग करना? हाँ, अपने काम और उसके परिणाम को एक दूसरे से अलग करना। पैब्लो ने अपनी ऊर्जा को सिर्फ रोजमर्रा के काम निपटाने में खर्च नहीं किया, बल्कि उसने एक मशीन या सिस्टम बनाने में उसका निवेश किया। ब्रूनो खर्च कर रहा था, पैब्लो निवेश कर रहा था। बिल्कुल। एक तरह से ये लेबर बनाम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बुनियादी फर्क है। एक बार जब सिस्टम बन जाता है ना, तो उसे बस मेंटेन करना होता है। वो बार बार खुद काम करता है। तो अगर हम इस पूरे सिद्धांत को आज की हमारी डिजिटल और आधुनिक अर्थव्यवस्था में लागू करें तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। स्रोत ने इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है। आज के संदर्भ में वो पारंपरिक नौकरी ही हमारी बाल्टी है। बिल्कुल। दफ्तर जाना, एक तय समय तक काम करना और महीने के अंत में एक निश्चित वेतन प्राप्त करना। जिस दिन आप दफ्तर जाना बंद कर देंगे उस दिन वेतन आना बंद हो जाएगा। और आधुनिक पाइपलाइन का अर्थ है कोई भी ऐसा व्यापार, निवेश या डिजिटल संपत्ति जहां शुरुआती मेहनत के बाद बिना किसी सक्रिय हस्तक्षेप के आय उत्पन्न होती रहे। और आज के समय में तो डिजिटल दुनिया ने पाइपलाइन बनाने की लागत को लगभग शून्य कर दिया है। ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत में इसके कई वास्तविक उदाहरण भी दिए गए हैं जिन पर मुझे लगता है गहराई से चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक YouTube चैनल का उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई डिजिटल क्रिएटर एक वीडियो तैयार करता है तो उसमें रिसर्च करने, स्क्रिप्ट लिखने, उसे रिकॉर्ड करने और एडिट करने में असीमित घंटे लग सकते हैं। ये ठीक पैब्लो द्वारा चट्टाने तोड़ने जैसा ही है। बिल्कुल। और शुरुआत में हो सकता है उस वीडियो से क्रिएटर को एक भी पैसा ना मिले। हाँ, लेकिन एक बार जब वो वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो जाता है तो वो एक डिजिटल एसेट बन जाता है, एक संपत्ति बन जाता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस डिजिटल एसेट की जीरो मार्जिनल कॉस्ट यानी शून्य सीमांत लागत होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक व्यक्ति उस वीडियो को देखे या 1 करोड़ लोग देखें, उस क्रिएटर को कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो वीडियो सालों साल लोगों द्वारा देखा जाता है और लगातार विज्ञापनों से आय उत्पन्न करता रहता है। अरे वाह! मतलब वो वीडियो क्रिएटर का एक ऐसा डिजिटल कर्मचारी बन जाता है जो कभी सोता ही नहीं है, 24 घंटे काम कर रहा है। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ एक और एनालॉजी जोड़ें तो कंटेंट या वीडियो
तो वो पाइपलाइन है जिसे क्रिएटर ने बनाया। हाँ, लेकिन इंटरनेट के जो एल्गोरिदम होते हैं ना, वे उस पानी के दबाव या वाटर प्रेशर की तरह काम करते हैं, जो बिना किसी मानवीय प्रयास के उस कंटेंट को लगातार लाखों लोगों तक धकेलते रहते हैं। क्या बात है। और मुझे लगता है यही बात ब्लॉगिंग, वेबसाइट्स या किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल पे भी पूरी तरह लागू होती है। 100% लागू होती है। एक बार लिखा गया आर्टिकल सर्च इंजन के माध्यम से सालों तक ट्रैफिक और पैसा लाता रहता है। इसके अलावा स्रोत में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में निवेश का भी जिक्र किया गया है। हाँ, जहाँ इंसान का पैसा ही उसके लिए काम करता है। बिल्कुल, वहाँ इंसान का पैसा उसके लिए कर्मचारी की तरह काम करता है, जो रात दिन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग के जरिए लगातार बढ़ता रहता है। और शायद ई बुक्स या जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। एक बार एक कोर्स को रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे हजारों बार बेचा जा सकता है बिना दोबारा मेहनत किए। एकदम सही। लेकिन देखिए, स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है। क्या चेतावनी? चेतावनी ये है कि किसी भी व्यक्ति को आय के सिर्फ एक साधन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। आय के कई स्रोत, जिसे हम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कहते हैं, वही असली वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाँ, क्योंकि जब कोई इंसान सिर्फ एक वेतन पर निर्भर होता है तो वो अपनी जिंदगी का पूरा नियंत्रण किसी एक बाल्टी के भरोसे छोड़ देता है। और अगर वो बाल्टी टूट जाए तो? वही तो, जैसे कि कोई कंपनी अचानक छटनी कर दे, ले-ऑफ्स हो जाएं या कोई महामारी आ जाए, तो इंसान रातों रात सड़क पर आ सकता है। लेकिन जब अलग अलग दिशाओं से कई पाइपलाइनें आ रही हों, तब जीवन में असली स्थिरता आती है। और ये स्थिरता हमें उस अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है जिसे वित्तीय स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है, जो कि हर किसी का सपना होता है। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार इसका अर्थ केवल बैंक खाते में एक बहुत बड़ी रकम होना नहीं है। असली अमीरी तो समय की आज़ादी है, ये तय करने की शक्ति कि इंसान अपना दिन कैसे बिताना चाहता है। और स्थान की आज़ादी भी, कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से से बैठकर अपना काम कर सके, उसे किसी एक दफ्तर में बंद कर न रहना पड़े। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये एक तनाव मुक्त जीवन है, जहां महीने के अंत में बिल चुकाने की चिंता इंसान के फैसलों को प्रभावित ना करे, वो आज़ादी से सोच सके। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये पूरा गणित इतना तार्किक और श्रेष्ठ लगता है कि कोई भी ये सोच सकता है कि भाई फिर पूरी दुनिया पाइपलाइन क्यों नहीं बना रही? हाँ, ये सवाल तो बनता है। मतलब अगर ये इतना ही फायदेमंद है तो हर व्यक्ति बाल्टी ढोना छोड़कर इसी में क्यों नहीं लग जाता? स्रोत इस बात का भी बहुत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है कि ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो इंसान को बाल्टी धोने पर मजबूर रखती हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से वर्तमान पर केंद्रित होता है। बिहेवियरल अर्थशास्त्र में इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। यानी हमें आज की पड़ी है, कल की नहीं। बिल्कुल, इंसान को आज मिलने वाला एक छोटा सा इनाम भविष्य में मिलने वाले किसी बहुत बड़े इनाम से कहीं ज्यादा आकर्षक लगता है। लोग आज की सैलरी तो अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन कल की आज़ादी है, उसकी कल्पना करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा है वो जाल जिसे हम सुरक्षित वेतन या सेफ सैलरी कहते हैं। ये सबसे खतरनाक जाल है। मुझे तो लगता है कि हर महीने बैंक में आने वाला वो जो एक फिक्स अमाउंट होता है ना, वो किसी दर्द निवारक दवा या एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। क्या बात कही आपने, बिल्कुल एनेस्थीसिया की तरह, है ना? ये इंसान को भूखे मरने के डर से तो आज़ाद कर देता है, लेकिन साथ ही बड़ा सोचने और रिस्क लेने की जो उसकी भूख होती है उसे भी पूरी तरह मार देता है। जब एक निश्चित वेतन आता है तो इंसान जोखिम लेने से डरने लगता है। उसे लगता है कि जो हाथ में है कहीं वो भी ना चला जाए। और ये जोखिम से बचने की जो प्रवृत्ति है, जिसे हम रिस्क अवर्जन कहते हैं, पाइपलाइन के निर्माण में ये सबसे बड़ी बाधा है। बिना अपने समय, अपनी ऊर्जा और थोड़े बहुत पैसे को दांव पर लगाए कोई भी नई चीज बन ही नहीं सकती। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी कमी जो सामने आती है वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता का अभाव। हाँ, लोग टिकते नहीं हैं। बिल्कुल, कोई भी पाइपलाइन एक दिन या एक महीने में तो बनती नहीं है। लोग जोश में आकर कोई काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब डिलेड ग्रेटिफिकेशन का वो दौर लंबा खिंचने लगता है और तुरंत कोई परिणाम नहीं मिलते, तो वे प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि पाइपलाइन बनाना कोई एक घटना नहीं है, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में एक और बहुत बड़ी रुकावट है, समाज का दबाव। ओहो, समाज का दबाव तो हर जगह है। बिल्कुल, जब इंसान कुछ नया शुरू करता है तो उसके आसपास के लोग, जो खुद जीवन भर सिर्फ बाल्टी ढोते आए हैं, उसे हतोत्साहित करते हैं, उसे डराते हैं।
यदि कोई इंसान उस सामाजिक उपहास और दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित होकर अपने कदम पीछे खींच लेता है, तो वह कभी भी उस भीड़ से अलग नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि पैब्लो की असली ताकत उसका फावड़ा या उसकी शारीरिक मेहनत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उसकी असली ताकत उसका माइंडसेट था, उसकी मानसिकता थी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उनका किसी भी काम को देखने और समझने का जो नजरिया होता है वो अलग होता है। एकदम से। बाल्टी ढोने की मानसिकता से निकलकर सिस्टम बनाने की मानसिकता तक पहुंचने के लिए कुछ विशिष्ट वैचारिक स्तंभों की आवश्यकता होती है। हाँ, स्रोत में इस मानसिकता को बहुत गहराई से परखा गया है और जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है वो है लॉन्ग टर्म विजन या दूरदृष्टि, जो कि बहुत कम लोगों में होती है। बिल्कुल, ये अदृश्य को देखने की क्षमता है। पाब्लो बाल्टी से मिलने वाले आज के कुछ सिक्कों को इसलिए नज़रअंदाज कर पाया क्योंकि उसके दिमाग में 5 साल बाद की जो असीमित आय की तस्वीर थी वो पूरी तरह से स्पष्ट थी। हाँ, उसे अपना लक्ष्य साफ दिख रहा था। और जब इंसान का विजन बड़ा होता है तभी वो वर्तमान के संघर्ष और लोगों के मजाक को बर्दाश्त कर पाता है। सही बात है। और उस विजन को जमीन पर उतारने के लिए जिस दूसरे स्तंभ की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो है अनुशासन और धैर्य। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक विचार दिया गया है कि प्रेरणा या मोटिवेशन केवल शुरुआत करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन किसी भी बदलाव को स्थायी बनाने का काम अनुशासन करता है। यानी मोटिवेशन बस एक धक्का है। बिल्कुल, मोटिवेशन एक भावना है जो मौसम की तरह बदलती रहती है। आज है, कल नहीं है। लेकिन अनुशासन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंसान को तब भी काम करने पर मजबूर करता है जब उसका मन बिल्कुल भी ना कर रहा हो। इसका मतलब है कि मोटिवेशन वो चिंगारी है, लेकिन अनुशासन वो ईंधन है जो आग को लगातार जलाए रखता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर एनालॉजी है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अनुशासन भी काफी नहीं है अगर आपकी दिशा ही गलत हो। हाँ, दिशा बहुत मायने रखती है। तो ये हमारा तीसरा स्तंभ है, मेहनत की सही दिशा। अगर हम ब्रूनो को देखें तो उसके पास अनुशासन की कोई कमी नहीं थी। वो रोज सुबह उठकर भारी बाल्टियां ढोता था, लेकिन उसकी दिशा गलत थी। वो गलत जगह मेहनत कर रहा था। बिल्कुल। इंसान को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी जो असीमित ऊर्जा है वो एक ऐसे सिस्टम के निर्माण में लग रही हो जो भविष्य में उसके सक्रिय योगदान के बिना भी मूल्य पैदा कर सके। और अंत में जो चौथा स्तंभ है वो है खुद पर अटूट विश्वास, यानी सेल्फ बिलीफ। जब दुनिया आपके विजन को ना देख पा रही हो और चारों ओर से आलोचनाओं का शोर मच रहा हो, तब भी अपने रास्ते पर डटे रहना एक बहुत बड़ी मानसिक दृढ़ता की मांग करता है। क्योंकि बाहरी दुनिया तो हमेशा एक बाल्टी ढोने वाले व्यक्ति को ही अधिक सुरक्षित और समझदार मानेगी। हमेशा। ऐसे में इंसान को अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना होता है जो उसे एक बहुत बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। तो ये चारों स्तंभ मिलकर किसी भी व्यक्ति को पैसिव इनकम का साम्राज्य खड़ा करने में मदद करते हैं। विजन रास्ता दिखाता है, अनुशासन उस रास्ते पर लगातार चलने की ताकत देता है, स्मार्ट वर्क उस यात्रा को सही दिशा में रखता है और आत्मविश्वास दुनिया के शोर को अनसुना करने की शक्ति देता है। बहुत ही शानदार तरीके से समेटा है आपने इसे। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो जो मुख्य निष्कर्ष निकल कर आते हैं वह सच में इंसान के जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। सबसे पहला निष्कर्ष तो यही है कि अपने समय और ऊर्जा को सीधे तौर पर पैसे से बदलना एक बहुत ही सीमित मॉडल है। इसकी जगह सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और दूसरा निष्कर्ष ये है कि शुरुआत के दर्द और शून्य आय वाले दिनों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्पकालिक त्याग ही भविष्य की दीर्घकालिक आजादी का एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल। और तीसरा निष्कर्ष, चाहे वो आधुनिक डिजिटल संपत्ति हो या निवेश का कोई भी रूप, आय के कई साधनों का होना ही आज की इस अनिश्चित दुनिया में असली सुरक्षा कवच है। एकदम सही। शुरुआत में आप अपना खून पसीना देकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही सिस्टम आपको एक आजाद और तनाव मुक्त जीवन का निर्माण करके देता है। आज की इस चर्चा ने यकीनन सफलता को देखने के हमारे नजरिए को एक नई गहराई दी है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो सीधे तौर पर तो स्रोत में नहीं लिखा है, लेकिन इस पूरी कहानी के अंतिम परिणाम से पैदा होता है। वो क्या विचार है? जरा सोचिए, जब पैब्लो की पाइपलाइन पूरी तरह से बन गई, पानी अपने आप बह रहा है, पैसा बिना किसी मेहनत के लगातार आ रहा है,
पैब्लो को समय और स्थान की पूर्ण आज़ादी मिल चुकी है और उसके जीवन से आजीविका का सारा तनाव हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ऐसे में एक इंसान के जीवन का अगला उद्देश्य क्या रह जाता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो असीम खाली समय और तनाव मुक्त जीवन अपने आप में एक नया और खतरनाक कंफर्ट जोन नहीं बन सकता, या फिर वो संपूर्ण आज़ादी एक नई और इससे भी विशाल पाइपलाइन, शायद एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी मानवता का जीवन बदल सके, बनाने की महज एक शुरुआत होती है? सोचने वाली बात है सच में। एक बाल्टी से एक पाइपलाइन तक के सफर के विज्ञान को तो हमने डिकोड कर लिया, लेकिन उस पाइपलाइन के मुकम्मल हो जाने के बाद इंसान की मानसिक यात्रा का अगला पड़ाव क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को खुद खोजना होगा। बिल्कुल। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और अपने जीवन में बाल्टी ढोने के बजाय पाइपलाइंस की नींव रखने पर विचार करते रहिए।